आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा बिना बोझ के। सेकंड है, भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज बन चुके हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 1998, सेकंड राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2000, थर्ड है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005। 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया। भारत सरकार द्वारा एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार करने हेतु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। एनसीएफ निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। एनसीएफ के सिद्धांत, फर्स्ट है ज्ञान को स्कूल के भारी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। थर्ड है पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे। थर्ड है कक्ष को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। एनसीएफ के सुझाव, फर्स्ट है विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर न किया जाए। सेकंड है बच्चों की अवलोकन क्षमता का विकास किया जाए। थर्ड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। शिक्षा किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको अध्यापक या डाक के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाए, अर्थात करके सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ज्ञान के परिमार्जन हेतु बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। शिक्षण में रोचक विधियों का प्रयोग किया जाए, अर्थात व्याख्यान विधि का प्रयोग कम से कम किया जाए। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की लोकतांत्रिक भागीदारी निश्चित की जाए। शिक्षा को समुदायों की गतिविधियों से जोड़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में शिक्षक की भागीदारी निश्चित की जाए। शिक्षा को आदान प्रदान करने की वस्तु बना दी जाए। फिर इसमें एनसीएफ द्वारा भाषा से संबंधित सुझाव, फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा की शिक्षा मातृभाषा पर आधारित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण का रूप बहुभाषिक होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में घरों की भाषा को प्राथमिक स्तर की पाठशालाओं का माध्यम बनाया जाए। प्राथमिक स्तर के भाषा का माध्यम राजभाषा हो। बच्चों को प्राथमिक स्तर के बाद शास्त्रीय व विदेशी भाषाओं से अवगत कराया जाए। कक्षा 3 के बाद मौखिक एवं लिखित भाषात्मक विकास पर बल दिया जाए। कक्षा 4 के बाद बच्चों को समृद्ध और रुचिकर भाषा से संबंधित लेख लिखाए जाए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा विकास का आधार कौशल होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य बहुभाषी बालक तैयार करना हो। अंग्रेजी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में न करें। भाषा विकास का क्रम LSRW हो। भाषा विकास का आधार बच्चे में सुनना, बोलने, पढ़ने,
लिखने से संबंधित कौशल का विकास करना हो। एनसीएफ द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में दिए गए सुझाव। शिक्षण व्यवस्था प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी की त्रिस्तरीय प्रक्रिया पर आधारित हो, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। एनसीएफ के अनुसार शिक्षण व्यवस्था बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ के अनुसार शिक्षण व्यवस्था विभिन्न प्रकार के कौशल, अवबोध एवं चिंतन पर आधारित होनी चाहिए। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षार्थियों में उत्सुकता जागृत करे, शिक्षण कौशलों पर आधारित हो। शिक्षण में कला एवं विज्ञान दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण में निदानात्मक तथा उपचारात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण क्रियाशीलता पर आधारित हो। शिक्षण का मुख्य आधार विद्यालय का बालक हो। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक आधार पर संपादित की जानी चाहिए। शिक्षण पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। शिक्षण विद्यार्थियों की सांवेगिक स्थिति में स्थिरता हो। शिक्षक के सूत्र। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर है इसमें अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ब्रैकेट में विधेयक पारित किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में एक कानून बनाया जाए। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के में संशोधन कर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन गया। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। इस बिल के पारित हो जाने के बाद केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व बन गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करावे। केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि इस अधिनियम की धारणाओं का कठोरता से पालन करें। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाए। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश आयु के अनुरूप दिया जाए। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते। यह अधिनियम कक्षा 1 से लेकर 8 तक ही लागू है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा हेतु लागू है। 14 वर्ष के बाद विद्यालय छोड़ने वाले या अधिनियम लागू होने तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण व्यवस्था का समस्त दायित्व संबंधित विद्यालय का होगा। यदि कोई विद्यालय इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो संपूर्ण विद्यालय को जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा।
पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000, दूसरी बार पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं एवं उनके माता पिता का साक्षात्कार एवं प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाए। निजी विद्यालय SC, ST, OBC एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखें। किसी भी बालक बालिका से आयु का प्रमाण पत्र न लिया जाए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंड देने का प्रतिबंध रहेगा। इस अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाए। प्रत्येक बच्चे का विद्यालय द्वारा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे। विद्यालय की गतिविधियों के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाए। SMC का अध्यक्ष कोई ग्रामीण होगा जिसकी संतान इस विद्यालय में अध्ययनरत हो। SMC में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिनमें से 50% महिलाएं होंगी। SMC की न्यूनतम सदस्य संख्या 15 है। फिर SMC का कार्य विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास की योजना बनाना तथा उसका अनुमोदन करना, सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। यदि 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है तो 2 साल के भीतर विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक संख्या 60 बच्चे 2 शिक्षक, 61 से 90 बालक शिक्षक। फिर 91 से 120 बालक हैं तो 4 शिक्षक, और 121 से 200 बालक तो 5 शिक्षक, और 200 से अधिक बालक होने पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:40 रहेगा, और 150 से अधिक बालक होने पर 1 अध्यापक 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व्यवस्था शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 निर्धारित किया गया। प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना आवश्यक है एवं गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा का अलग शिक्षक नियुक्त किया जाए जो 1:35 में शामिल होंगे। विद्यालय में कार्य दिवस एवं घंटे निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस, कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस, कक्षा 1 से 5 तक 800 शिक्षण घंटे, और कक्षा 6 से 8 तक 1000 शिक्षण घंटे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी के साथ निर्धारित किए गए। शिक्षकों के कर्तव्य यह अधिनियम की धारा 23 में शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। फर्स्ट है, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहे, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करें, अध्यापक अभिभावक बैठकों में शामिल रहे, किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्त पर नहीं लगाया जाए, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य में कोताही बरतने पर विभागीय कार्यवाही की जाए। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक न्यूनतम 9 कमरे अनिवार्य। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था की जाए।
विद्यालय में पर्याप्त पेयजल एवं मध्य भोजन के लिए सुरक्षित रसोई घर का निर्माण किया जाए। जिस बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली गई उसे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाए, जिसमें किसी प्रकार टीका टिप्पणी नहीं की जाए। फिर इसमें मापन एवं मूल्यांकन। मापन का सामान्य अर्थ कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में है उसके मापने से है। मापन परीक्षण पर आधारित होता है। परीक्षण के बाद ही मापन संभव है तथा परीक्षण मापन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मापन का संबंध ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के मापन से है। यह औपचारिक प्रक्रिया। मापन एक निश्चित प्रक्रिया। मापन का संबंध परिमाण से है। मापन सीमित है। मापन अंकांकित प्रक्रिया है। मापन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं। मापन परीक्षण विधि, टेस्ट के बाद मापन करना। फिर है मापन परीक्षण विधि, इसमें है क्रियात्मक पक्षों का मापन करना। मापन मिश्रित विधि, इसमें ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक दोनों पक्षों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय देना। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया। मूल्यांकन अनौपचारिक प्रक्रिया। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों से संबंधित है। मूल्यांकन में मापन का होना आवश्यक नहीं। जैसे ईमानदारी का मापन नहीं किया जा सकता परंतु मूल्यांकन किया जा सकता है। ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के मूल्यांकन हेतु मापन आवश्यक है। मूल्यांकन में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण संभव है। मूल्यांकन व्यापक है। मूल्यांकन बहुमुखी प्रक्रिया है। मूल्यांकन का संबंध कैसा है से है। मूल्यांकन की प्रमुख विधियां परिमाणात्मक, यह मापन आधारित होती है। इसमें ज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। गुणात्मक विधियां ये भावात्मक, निदानात्मक, विकासात्मक आधारित है, जैसे संचय अभिलेख। विद्यालय में प्रत्येक बालक का संचय अभिलेख होता है तो उसके मूल्यांकन में सहायक है, जो उसके मूल्यांकन में सहायक है। एने डे कोल अभिलेख, यह एक विद्यालय अभिलेख है। इसमें बालक के व्यवहार की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। रेटिंग स्केल, इसमें बालक की मनोवृत्ति एवं अभिरुचि का मूल्यांकन किया जाता है। फिर इसमें परीक्षा एवं परीक्षण। परीक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के खास गुण की जांच करना। परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि है। परीक्षा का प्रयोग शिक्षक करते हैं। परीक्षा के द्वारा बालक के ज्ञान एवं कौशल की जांच होती है। परीक्षा एक मापन प्रविधि है। परीक्षा का महत्व, छात्रों की उपलब्धि जांचने हेतु परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकों की शिक्षण पद्धतियां जांचने हेतु परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय अधिकारियों के लिए विद्यालय का परीक्षा फल जांचने तथा उन्हें निर्देशन एवं परामर्श देने के लिए परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। अभिभावकों के लिए यह निर्णय करने के लिए कि बच्चा भविष्य में किस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। परीक्षा के गुण, वैधता, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया हो, यदि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो वैध है। यह परीक्षा या परीक्षण का सर्वनिष्ठ गुण है। विश्वसनीयता, यह परीक्षण द्वारा दूसरा प्रमुख समूह पर परीक्षण करने के बावजूद परिणाम एक ही प्राप्त हो तो उसे विश्वसनीयता परीक्षण कहते हैं। समग्रता, परीक्षण समग्र
पाठ्यक्रम से संबंधित हो तथा प्रत्येक ज्ञान एवं कौशल से संबंधित हो। वस्तुनिष्ठता, यदि किसी परीक्षण की जांच अलग अलग शिक्षक करे तथा परिणाम एक ही प्राप्त हो तो उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। व्यवहारिकता, परीक्षण विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार तथा कठिनाई का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार होने पद उसे व्यवहारिक परीक्षण कहते हैं। मानक, उचित परीक्षण वह होता है जिसमें मानक अंकों का निर्धारण हो। परीक्षा के प्रकार, निबंधात्मक परीक्षा फर्स्ट है। यह परीक्षा की सबसे प्राचीन प्रणाली है। इसमें अति लघु, उत्तरात्मक, वर्णनात्मक एवं विवेचना संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। गुण, फर्स्ट है निबंधात्मक परीक्षा का सबसे प्रमुख गुण सरलता है, अर्थात प्रश्नों का निर्माण करना सरल है। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह मूल चिंतन या रचनात्मक चिंतन से संबंधित है। यह अभिव्यक्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि जांचने का परीक्षण है। यह भाषा परीक्षाओं को जांचने का परीक्षण है। दोष, मूल्यांकन वैध तथा विश्वसनीय नहीं। संपूर्ण पाठ्यक्रम की जांच नहीं की जा सकती है। फिर इसमें रटकर याद करने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों में अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ाया मिलता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यह परीक्षा का है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में वैज्ञानिकता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध तथा विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण सूझ पर आधारित होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण करना कठिन कार्य है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से लेखन क्षमता एवं भाषा क्षमता की जांच नहीं होती। खुली किताब परीक्षण, इसमें परीक्षा के समय विद्यार्थियों की पुस्तक देखकर उत्तर देने की संभावना होती है। बंद किताब परीक्षण, इसमें परीक्षा से पूर्व याद करने को दी गई प्रश्नावली जांच करते समय प्रश्नावली बच्चे पास में नहीं रख सकते हैं। सेकंड, इसमें बच्चे की तत्कालिक स्मृति की जांच होती है। नोट, निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सहायक के रूप में मौखिक परीक्षा ली जाती है। विद्यार्थियों के परीक्षण से संबंधित सबसे सरलतम विधि मौखिक परीक्षा है। उपलब्धि परीक्षण, इससे निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल की जांच किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धि की माप से की जाती है। उपलब्धि परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण है। इस परीक्षण से छात्रों की कक्षा उन्नति होती है। उपलब्धि परीक्षण के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, विषय वस्तु की कठिनाइयों का पता लगाना, किसी विषय वस्तु की उपलब्धि जांचना। सामान्य उपलब्धि परीक्षण, अलग अलग विषयों में छात्रों के प्राप्त ज्ञान की जांच करना। अभिक्षमता, बुद्धि व उपलब्धि परीक्षण में संबंध। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की बुद्धि की जांच होती है, जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच होती है। बुद्धि परीक्षण में छात्रों के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में ऐसा संभव नहीं है। अभिक्षमता परीक्षण अंतः शक्ति की जांच करता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण प्राप्त ज्ञान की जांच करता है। अभिक्षमता परीक्षण सफलता से पूर्व विभिन्न क्षमताओं की जांच करता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण परीक्षा के बाद प्राप्त ज्ञान एवं कौशल की जांच करता है।
निपुणता परीक्षण का संबंध व्यावसायिक क्षेत्र में अर्जित ज्ञान से है, जबकि उपलब्धि परीक्षण का संबंध शैक्षिक ज्ञान के मापन से है। शैक्षिक उपलब्धि EQ EA/CA गुना 100। शैक्षिक आयु ज्ञात करना, किसी बालक को प्राप्त अंकों का औसत उसकी शैक्षिक आयु होगी। जैसे एक बालक को गणित, विज्ञान व हिंदी में क्रमशः 9 अंक, 10 अंक तथा 11 अंक प्राप्त हो तो शैक्षिक आयु 9 + 10 10 + 11/3 बराबर हो गया 10 वर्ष। 10 वर्ष। फिर यह शैक्षिक उपलब्धि 100 प्राप्त हो तो बालक सामान्य 100 से कम हो तो निम्न तथा 100 से अधिक हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। निष्पत्ति उपलब्धि AQ या P.Q या P.Q बराबर EA/MA गुना 100। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 तथा उसे भूगोल, इतिहास व राजनीति में क्रमशः 9 अंक, 10 अंक व 11 अंक प्राप्त हो तो उसकी निष्पत्ति उपलब्धि क्या होगी? शैक्षिक आयु 9 + 10 10 + 11/3 बराबर हो गया 10 वर्ष। यदि बालक की निष्पत्ति लब्धि 100 हो तो वह सामान्य, 100 से अधिक हो तो श्रेष्ठ तथा 100 से कम होने पर निम्न निष्पत्ति लब्धि का बालक होगा। फिर इसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक सुकरात यूनान के थे। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। सुकरात एक महान विचारक तथा दार्शनिक था। सुकरात कहता था ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। सुकरात ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। क्लार्क हल पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। उन्होंने ब्रैकेट में S.O.R उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया। विलियम वुंट इसमें है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हर्मन रोड्सा स्विट्जरलैंड मनोचिकित्सक हर्मन रोड्सा सहाय के धब्बों वाला परीक्षण ब्रैकेट में प्रक्षेपण विधि का निर्माण 1921 में किया। परीक्षार्थी को 10 सही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। वोल्फगैंग कोहलर जर्मनी के मैक्स वाइमर, काफ्का और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किए गए। अब्राहम मैस्लो इनके अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। सेकंड जन्मजात प्रेरक ब्रैकेट में जैविक या शारीरिक प्रेरक, भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि। इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। अर्जित प्रेरक ये अर्जित प्रेरक किए जाते हैं जैसे व्यक्तिगत रुचि, आदत की विवशता और जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना आदि। विलियम मैकडूगल ब्रिटेन मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मैरिया मोंटेसरी इटली। डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की जनक मानी जाती है। हेनरी किलपैट्रिक योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक इड, ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। चार्ल्स ई स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहों व कबूतरों पर प्रयोग कर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। फ्रोवेल। जर्मन शिक्षाशास्त्री फ्रोवेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं श्वेत क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा पर जोर ब्रैकेट में मातृभाषा के माध्यम से। सेकंड है शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य में आत्मा और शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक USA। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया गया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने ने मनोविज्ञान क्षेत्र में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक कहा जाता है। जॉन डीवी USA को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्री थे करके सीखने के सिद्धांत के पक्ष धरते। जॉन डीवी प्रयोजनवाद का समर्थक था। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी। मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुख चाहता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारकों ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। फ्रोवेल। जर्मनी शिक्षाशास्त्री फ्रोवेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं श्वेत क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कर सीखने के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा प्रारंभ किया। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।